फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गया तुम्हारे लिए न्यू चैप्टर एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए और चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। सारे एमसीक्यू हम लोग वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के देख सकेंगे। हम लोग एक एक करके क्वेश्चन आ रहा है, आप एक बार ट्राई लगाते चलो और साथ में फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो भी आप देखते चलो तो अच्छा लगेगा और कॉन्फिडेंस भी बनेगा। लेकिन खुद ट्राई करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज़ तो बस टाइम पास करना हो तो कोई भी कर ले। ठीक है, चलो एक बार ट्राई कर लो, जल्दी से ट्राई कर लिया होगा। पॉज लगाओ, पेन निकालो, कॉपी निकालो, फटाफट ट्राई करो। ठीक है भाई, अब मैं कर दूँ डिस्कस। चलो अब मैं कर देता हूँ, इतना टाइम में कर लिया होगा। इनिशियली गैस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज कंटेन्ड इन ए सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम V1। अच्छा भाई, एक सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम कह रहा है V1 है, वॉल्यूम इज V1 एंड प्रेशर है हमारा P1। ये गैस हमारा कंटेन्ड है और कैसा है भाई, तो हाइड्रोजन की तरह, ऑक्सीजन की तरह। कैसा है, डायटोमिक है। कैसा है भाई, तो डायटोमिक गैस है। V1 एंड प्रेशर इज P1, प्रेशर है हमारा P1। ठीक है, एंड टेम्परेचर इज़ 250 केल्विन। ठीक है भाई, T1 टेम्परेचर इज़ 250 केल्विन। बहुत अच्छा, केल्विन में ही दे दिया, कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। एस्यूमिंग दैट 25% of the molecule gets dissociated causing a change in number of moles। अच्छा, तो इसमें से क्या हुआ भाई, तो इसमें से 25% डिसोसिएट हो गया। 25% डिसोसिएट हो गया, इसका मतलब कि जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, प्रेशर हमारा P1 था, अब ये मॉलिक्यूल्स 25% डिसोसिएट हो गए। 25% डिसोसिएट हो गए, इसका मतलब पहले N1 मोल, अगर N मोल था पहले कितने थे भाई, अगर N मोल्स थे तो इसके N/4, 25% का मतलब क्या हुआ, 25% तो N/4 ही होता है। N/4 होता है 25% ऑफ N, होता है ना भाई। अरे भाई 25/100 इंटू N, 25% ऑफ N, तो वो क्या हुआ, N/4 तो हुआ। N/4 पार्ट का डिसोसिएशन हुआ है। डायटोमिक तो खुद ही था पहले, अब डायटोमिक था, मान लो ऑक्सीजन था, तो ये डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, दो अलग अलग ऑक्सीजन बन जाएंगे। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये है कि जो 25% दैट इज N/4 डिसोसिएट हुआ, तो ये दो पार्ट में डिसोसिएट होगा। तो इसका मतलब कि ये दो पार्ट में डिसोसिएट हो गया, तो N/4 पार्ट जो है वो जब डिसोसिएट होगा, तो यही सोचो कि जितना अगर 2 मॉलिक्यूल्स था ये, तो ये 2 ऐसा भी आ गया और 2 ऐसा भी आ गया। इट मीन्स जो N/4 डिसोसिएट हुआ, तो N/4 ये एक पार्ट हो गया और N/4 दूसरा पार्ट, क्योंकि दो पार्ट में डिसोसिएट होगा। जब डायटोमिक है, डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब दो पार्ट में होगा, तो एक पार्ट ये भी रहेगा, एक पार्ट ये भी रहेगा। ऐसा नहीं कि दोनों का सम है, नहीं भाई। ऑक्सीजन है तो दो ऑक्सीजन बन चुके हैं, दो ऑक्सीजन बन चुके हैं, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन। मतलब अगर चार मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे तो 4 मॉलिक्यूल यहाँ पे ऑक्सीजन का बनेगा और 4 यहाँ पे बनेगा। 4 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन यहाँ के, जितने भी मॉलिक्यूल्स अगर N/4 हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो N/4 ये बनेंगे और N/4 ये बनेंगे। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स अब कितने हो जाएंगे, अगर N2 की बात करें हम लोग बाद में, डिसोसिएशन के बाद, आफ्टर डिसोसिएशन, जो 3N/4 थे 75%, 3N/4 का तो डिसोसिएशन हुआ ही नहीं है। किसका डिसोसिएशन हुआ है भाई, तो पहले था ये N/4 मिल करके N बना था, तो अब ये N/4 और प्लस N/4 हो गया, क्योंकि डिसोसिएट हो चुका है। पहले जो N1 था वो था हमारा 3N/4 जो 75% है, और N/4 टोटल मिलाकर के पहले N था, N मोल्स थे, इसके 25% डिसोसिएट हो गए। इसके जो 25% डिसोसिएट हुए वो N/4 बन गया, और 3N/4 ये तो रह गया। ये हमारा 75% ऑफ N है। तो ठीक है भाई, इसका मतलब कितना हो गया टोटल, तो अब ये टोटल हो गया 5N/4। 5N/4 हमारा हो गया है अब सेकंड में आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, एस्यूमिंग दैट 25% ऑफ द मॉलिक्यूल्स गेट डिसोसिएटेड कॉजिंग ए चेंज इन नंबर ऑफ मोल, तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल तो हो गया, पहले N था और अब हमारा 5N/4 हो गया है, कॉजिंग चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स। द प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग गैस एट टेम्परेचर 2000 केल्विन। अब प्रेशर हमें P2 निकालने हैं और टेम्परेचर है हमारा T2 2000 केल्विन, 2000 केल्विन है। ठीक है भाई, 2000 केल्विन। ठीक है, व्हेन कंटेन्ड इन वॉल्यूम 2V। अच्छा, वॉल्यूम भी अब हो गया है 2 टाइम्स V1 इज गिवन बाई P2, देन द रेशियो P2/P1, रेशियो P2/P1 निकालने हैं। पहले का प्रेशर और बाद के प्रेशर का रेशियो निकालने हैं। ये डिसोसिएशन के बाद का है, और डिसोसिएशन के पहले क्या था, बिफोर डिसोसिएशन,
बिफोर डिसोसिएशन क्या था भाई, तो नंबर ऑफ मोल तो n था और टेम्परेचर हमारा T1 था, टेम्परेचर वाज T1, जो कि वैल्यू टेम्परेचर ऑफ T1 दिया हुआ है कितना भाई 250 केल्विन, तो 250 केल्विन था और प्रेशर यहाँ पे P1 था। प्रेशर क्या था भाई, तो P1 दिया हुआ था। ठीक है, ठीक है भाई। न्यू प्रेशर चाहिए हमें, न्यू प्रेशर क्या होगा, P2/P1 क्या होगा ये चाहिए। क्लियर है बात, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। इनिशियली हमने लिया है डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल लिया हुआ है हमने, डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल लिया हुआ है। डायटोमिक गैस के लिए तो पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है डायटोमिक के लिए 5, तो वो याद रखना है। कंटेन इन ए वॉल्यूम, सिलेंडर था V1 वॉल्यूम का था पहले भाई, और उसके 25% डिसोसिएट हो गए, तो 25% जो N/4 डिसोसिएट हुए वो N/4 एक मॉलिक्यूल का और N/4 फिर दूसरे मॉलिक्यूल का बनाएंगे, दूसरे मतलब पार्ट का बनाएंगे, और दोनों का N/4 N/4 टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हो जाएंगे 3N/4 अनडिसोसिएटेड पार्ट, और ये डिसोसिएटेड पार्ट का N/4 और N/4 दो पार्ट में हो गया, यानी कि 2 बन गया N/4 तो 5N/4 है। और हमें निकालना है T2 दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो कैसे निकाला जाएगा अब प्रेशर, तो चलो भाई इसके लिए कम से कम प्रेशर तो पता है P1 है, इसके लिए प्रेशर हमें चाहिए। कैसे हम लोग इसको चेंज किए हैं, सिलेंडर है ये, टेम्परेचर है ये, एस्यूमिंग दैट 25% मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, द प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग टेम्परेचर ये निकालना। ठीक है भाई, तो आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेशर में रिलेशन। तो यहाँ पे देखो भाई PV = nRT आइडियल गैस इक्वेशन कहता है कि प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 = nR, और ये T1 कितना है भाई, तो ये है 250 केल्विन। ये क्या है भाई, तो 250 केल्विन वैल्यू रख ही देता हूँ इसको। तो यहाँ से हमें जो P1 मिलेगा वो P1 मिल गया है nR × 250 डिवाइडेड बाई V1। ठीक है भाई, ये मिल चुका है पहले का। ठीक है, अब सेकंड वाले स्टेज में, तो सेकंड वाले स्टेज का हम लोग काम करें भाई। सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप बोले तो आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन, तो जब डिसोसिएशन हो चुका है तब की बात करें अगर, तो तब की बात करें तो नंबर ऑफ मोल अब चेंज हो चुका है, वो हो चुका है 5N/4। ठीक है भाई, तो अब फिर से हम लोग इसके लिए PV = nRT लिखें। तो यहाँ से हम लोग प्रेशर जो लिखेंगे ये P2, और वॉल्यूम कितना हो चुका है भाई 2V1 हो चुका है, तो वॉल्यूम लिखेंगे 2V1, और N जो हो चुका है नंबर ऑफ मोल N2 वो हो गया है 5N/4, और R तो R ही है, R तो चेंज होता नहीं, और ये वाला हो चुका है 2000 केल्विन, 2000 केल्विन दिया गया था। इसलिए P2 का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया भाई, तो P2 का वैल्यू हो गया देखो 5 ये 2 इधर लेके जाएंगे तो ये हो गया 5/8N, और यहाँ पे हो गया R V1 नीचे चला आया भाई, और ये है 2000। ठीक है, जिसमें से देख रहे हो भाई NR 250 NR/V1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखो भाई, अगर हम लोग P2/P1 निकालें, P2/P1 निकाल ही लेते हैं। चलो भाई, यही रेशियो तो चाहिए हमें, P2/P1 ही चाहिए, तो चलो डायरेक्टली निकालते हैं P2/P1। तो ये हो गया 5/8 NR/V1 × 2000 डिवाइडेड बाई, ये हो गया NR/V1 × 250। बात हो गई ख़त्म। NR/V1 कैंसिल किया, और ये 250 से ये 4 टाइम्स 254 8 टाइम्स, 8 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। ये 250 × 8 होता है 2000। ठीक है भाई, 8 कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, 5 मिल जाएगा। 8 भी कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या मिल गया, 5 मिल गया। P2/P1 इज़ 5। फिर से चेक कर लो भाई, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। डिसोसिएशन के बाद ये हो गया था नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल लिखा P × V = nRT। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और ये हो गया P2 का वैल्यू, 2 इधर आएगा तो 5/8 V1, और ये हो गया N × R और 2000। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। और ये हम लोगों ने रेशियो लिखा, तो रेशियो लिखा तो ये ठीक है, रेशियो आया ये 5/8, और NR/V1 × 2000, यहाँ से कैंसिल करेंगे 250 4 जा 1000 होता है 8 जा। ठीक है भाई, 8 कैंसिल हो गया, और 5 वैल्यू मिल गया, तो 5 वैल्यू विल बी द आंसर। तो इस फिल इन द ब्लैंक में क्या कर देंगे, 5 वैल्यू डाल देंगे। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं।
बिल्कुल ठीक है भाई, यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई इसको जल्दी से ट्राई कर लो। पेन निकालो, पेन छोड़ क्यों दिया, पेन जल्दी से पकड़ लो भाई फिर से। द चेंज इन द मैग्नीट्यूड, पॉज लगा करके पेन लगा करके ट्राई कर लिया होगा, आंसर भी लिख लिया होगा। अब देखो, द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन ए स्मॉल एडिशनल प्रेशर डेल्टा पी इज अप्लाइड। डेल्टा पी अप्लाई किया स्मॉल प्रेशर, तो चेंज इन द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज सेम एज द चेंज व्हेन द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय ए स्मॉल क्वांटिटी डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। द इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस वेयर 300 केल्विन एंड 2 atm। इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू C टाइम्स डेल्टा पी देन द वैल्यू ऑफ C कितना होगा? भाई JEE मेन 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में आपको तुरंत समझ में आ जाए ऐसा नहीं होता। आप सोचते हैं फर्स्ट टाइम में अच्छा क्वेश्चन तो नहीं समझ में आया, चलो इसको गोला लगाओ, तो डाउट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई उसके साथ स्ट्रगल करो, नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो फिर से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लेंगे। तो द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस When a small additional pressure is applied at constant temperature, जैसे ही बोला at constant temperature, तो भाई यहाँ से देखते हैं at constant temperature, ये अगर हो गया हमारा constant, कोई भी गैस लिया हमने constant temperature पे, the change in magnitude of volume, the change in magnitude of volume, volume में जो change हुआ डेल्टा V, magnitude of the वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस व्हेन स्मॉल एडिशनल प्रेशर डेल्टा पी इज अप्लाइड। अब पी को हम लोगों ने इंक्रीमेंट कर दिया, डेल्टा पी से बढ़ा दिया। भाई डेल्टा टी से बढ़ाओगे, इंक्रीमेंट करोगे प्रेशर का, तो वॉल्यूम में डिक्रीमेंट होगा। ऑब्वियसली ये वॉल्यूम में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, प्रेशर बढ़ाओगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो क्वेश्चन में दिया था, जो दिया था उसी को हम लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं। द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वॉल्यूम, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वॉल्यूम जो कि डिग्रीज हुआ है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, अप्लाइड व्हेन प्रेशर एडिशनल प्रेशर डेल्टा पी इज अप्लाइड, एडिशनल प्रेशर एक्स्ट्रा प्रेशर और अप्लाई किया तो प्रेशर बढ़ाया डेल्टा पी से, इज सेम, मतलब चेंज इन वैल्यू इज सेम, चेंज इन वॉल्यूम इज सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वॉल्यूम इज सेम एज द चेंज, मतलब अगेन चेंज इन वॉल्यूम एज द चेंज व्हेन टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय ए स्मॉल क्वांटिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। जब हम लोग टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, व्हेन प्रेशर को रिड्यूस, ठीक है, सेम व्हेन द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय ए स्मॉल क्वांटिटी डेल्टा टी, जब टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं डेल्टा टी से तो जो वॉल्यूम में चेंज होता है। व्हेन टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, इस बार कांस्टेंट प्रेशर रख करके जब टेम्परेचर को रिड्यूस किया तब भी तो ये रिड्यूस होगा। तो ये जो रिड्यूस हुआ है, देखो भाई डेल्टा टी, अगर टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो ये भी रिड्यूस होगा, क्योंकि प्रेशर को इस बार कांस्टेंट रखने हैं। तो ये कह रहा है कि ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। ये क्वेश्चन का इतने तक का ये कंक्लूजन निकला। द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वॉल्यूम, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वॉल्यूम व्हेन एडिशनल प्रेशर डेल्टा पी इज अप्लाइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जब एक्स्ट्रा हम लोग डेल्टा पी अप्लाई किए तो जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ है, ठीक है, इज द सेम एज द चेंज when the temperature, सेम है वो चेंज इन वॉल्यूम as when we change the temperature, when the temperature is reduced by a small quantity delta T at constant pressure, at constant pressure, प्रेशर को कांस्टेंट रख करके जब हम लोग वॉल्यूम को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले में क्या था, टेम्परेचर वाज कांस्टेंट, इस वाले में टेम्परेचर कांस्टेंट रख करके प्रेशर हमने डेल्टा पी से इंक्रीज किया, तो जो डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम हुआ वैसा ही डिक्रीमेंट, वही डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम है जब टेम्परेचर में डेल्टा टी से चेंज कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हुआ कंक्लूजन यहाँ तक का, ठीक है। द इनिशियल टेम्परेचर, अच्छा तो इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इनिशियल टेम्परेचर बोल रहे हैं, इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस वेयर 300 केल्विन, ये है इनिशियल टेम्परेचर, एंड गैस का इनिशियल प्रेशर है पी इनिशियल, वो है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये गिवन है, ठीक है भाई। तो इफ़ डेल्टा टी, अच्छा तो अब कह रहा है कि जो डेल्टा टी मीन्स जो टेम्परेचर का रिडक्शन किया था, वो डेल्टा टी जो टेम्परेचर का रिडक्शन किया था इज इक्वल टू C टाइम्स
चेंज इन प्रेशर का मैग्नीट्यूड, मीन्स जो प्रेशर में जो भी चेंज किया था उसका मैग्नीट्यूड इस सी टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड हो, तो सी का वैल्यू चाहिए, सी का वैल्यू चाहिए, सी का वैल्यू चाहिए केल्विन। अब सी का वैल्यू जो यूनिट जो होगा वो तो होगा टेम्परेचर में चेंज दैट इज केल्विन, प्रेशर में चेंज जो कि एटीएम, ये यूनिट में निकालने हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये है क्वेश्चन। अब कैसे निकालें? तो ठीक है भाई, वहाँ से डेल्टा टी निकाला जाए और यहाँ से डेल्टा पी निकाला जाए और इसमें रिलेशन में फिट किया जाए। डेल्टा टी को डेल्टा पी के टर्म में लिखेंगे तो अपने आप कुछ कांस्टेंट टाइम्स आना चाहिए, तो वो कांस्टेंट निकाल के बता देंगे। चलो, तो वहाँ से हम लोग निकालते हैं कि अच्छा भाई आखिर में हमने कितना डेल्टा वी हुआ, वो डेल्टा वी और डेल्टा वी यहाँ पे हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, तो उसका डेल्टा वी निकालते हैं। ठीक है भाई, चलो उसका डेल्टा वी निकालते हैं। तो जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बोल सकते हैं P और V दोनों चेंज हो रहे हैं, तो समझो कि डिफरेंशिएट कर दो। समझो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो बोल सकते हैं, दो तरह से बोल सकते हो। देखो, हम लोग चाहें तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखा जाता है, ज़्यादातर बुक में मिलेगा तुम्हें। क्या किया हमने, P डेल्टा V मतलब P को कांस्टेंट ट्रीट किया, प्रोडक्ट रूल याद है ना डिफरेंशिएशन का, P को कांस्टेंट हमने ट्रीट किया और वॉल्यूम को डिफरेंशिएट किया, तो डेल्टा V किसके रिस्पेक्ट में किया छोड़ दो, डायरेक्ट लिखता है ऐसे। और फिर हम लोगों ने वॉल्यूम को कांस्टेंट समझा और प्रेशर को डिफरेंशिएट किया, डेल्टा P इज इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट लिखा जाता है बुक में भाई, आगे पढ़ोगे सेल्फ स्टडी करोगे तो ये सब डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा। नहीं तो मैं क्या करूँगा, देखो अगर ये समझने में परेशानी है तो मैं उसको और डिफरेंशिएट करके 2 स्टेप में बना देता हूँ। डिफरेंशिएटिंग PV इक्वल टू nRT विद रिस्पेक्ट टू, बोलो भाई टेम्परेचर तो कांस्टेंट था, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ही मान लो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है भाई, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएट करें, तो अब ये प्रोडक्ट रूल है, बिल्कुल है। तो लिखें dp बाई dt इंटू वी, ऐसा करेंगे। फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, सेकंड मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट को मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड को डिफरेंशिएट करोगे, ऐसा लिखेंगे dv बाई dt इज इक्वल टू, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये dt को हम लोग इस साइड में ले जाएं, dt को कॉमन लेकर इस साइड में निकालें, तो यहाँ पे मिल जाएगा dp इंटू वी प्लस पी डी वी इज इक्वल टू 0। तो आप किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, मान लो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो यही लिखते हैं dp बाई डी एक्स इंटू वी प्लस पी इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट है तो ये 0, फिर dx शहीद हो जाता और मिलता ही है। अब इसी dp को मैं बोल रहा हूँ कि डेल्टा p इंटू वी और प्लस p इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। तो काम तो वही हुआ ना, समझो कि इसको हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट किया, समझो तो ये इसका डेल्टा पी आया, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा जो टी था वो समझो डेल्टा टी उधर जाकर शहीद हो गया। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें किसी के रिस्पेक्ट में, तो वी हमारा मल्टीप्लाई होगा और प्रेशर डिफरेंशिएट होगा, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी आता, डेल्टा टी शहीद हो गया है। और प्लस अब पी को मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करोगे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिखते इज इक्वल टू कांस्टेंट करते, डेल्टा टी को साइड किया मीन्स डी टी को साइड किया और वो 0 हो गया। तो यही चीज़ तो डायरेक्ट लिखा है, पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। उसके लिए लिखा, इससे हमें क्या पता लगेगा, इससे हमें ये पता लगेगा कि वॉल्यूम में जो चेंज हुआ है वो कितना है। वॉल्यूम में चेंज डेल्टा वी का वैल्यू क्या मिला भाई, बोलो, तो डेल्टा वी का वैल्यू मिला है हमें माइनस ऑफ डेल्टा पी इंटू वी डिवाइडेड बाई पी, यही तो हो गया। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस ऑफ वी डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी, और हमें सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो जब सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है तो भाई लिखो ना प्रेशर में चेंज का वैल्यू और वॉल्यूम अपॉन प्रेशर, ये मिल गया तुम्हें डेल्टा वी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। जो हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर में चेंज किया तो वॉल्यूम में चेंज ये आएगा, वॉल्यूम में चेंज ये आएगा डेल्टा पी यानी कि प्रेशर में चेंज का वैल्यू और ये वॉल्यूम डिवाइडेड बाई पी, ये आ गया तुम्हारा डेल्टा वी। अब दूसरे बारे में डेल्टा वी इसमें निकालने हैं जब कांस्टेंट प्रेशर रखा गया है तो ठीक भाई, इसका मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसका मैं यहीं पे लिख देता हूँ, थोड़ा कलर चेंज करके लिख देता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ देखते हैं। देखो इसको अगर मैं यहाँ से बात करें, इसकी बात करें तो इसका लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर जब कांस्टेंट है तो रखो ना साइड में भाई, वॉल्यूम तो चेंज करोगे P इंटू डेल्टा वी। प्रेशर जब कांस्टेंट है
तो जो यहाँ चेंज होगा डेल्टा वी, तो दिस विल बी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। अब बोलोगे कि ये कैसे लिख दिया सर, ये कैसे लिख दिया? अरे भाई इसको समझो, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम में चेंज हुआ ये, एनआर कांस्टेंट है, टेम्परेचर में चेंज हुआ ये। नहीं मानोगे तो क्या करेंगे, फिर से समझो, इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, क्योंकि हमें पी डेल्टा वी चाहिए, वॉल्यूम में चेंज कर रहे हैं ना भाई। तो यहाँ पे पी कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट था तो पी तो ऐसे ही रहेगा, और हम लोग समझो कि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ट्रीटिंग पी कांस्टेंट। तो P इंटू वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, समझो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि हमें V और T इन दोनों में चेंज करना है, डेल्टा V चाहिए और डेल्टा T चाहिए, डेल्टा V और डेल्टा T। डेल्टा T में चेंज कर रहे हैं, टाइम इसमें टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं, और वॉल्यूम में हमें चेंज चाहिए, इसलिए टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में समझो कर रहे हैं। तो P कांस्टेंट है, तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T करेंगे, dV अपॉन dt करेंगे, इज इक्वल टू ये nr कांस्टेंट है, और टेम्परेचर को जब टेम्परेचर, क्योंकि दोनों साइड हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। तो जब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टेम्परेचर को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बताओ, ये डेल्टा टी उधर लेके चले जाएंगे तो क्या मिलेगा, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। धीरे धीरे क्या करना है आपको, सीधा यहाँ से लिख सकते पी डेल्टा वी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। ये डायरेक्ट लिखा था तो आपको परेशानी होने लग गई, तो मैं एक स्टेप और बढ़ा दूंगा, जिसमें हमें रिलेशन चाहिए, जो वेरिएबल हैं एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, इस तरह से कर दिया हमने, ठीक है भाई। पी डेल्टा मतलब समझो डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, नीचे वाला नहीं लिखा है, तो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। ये भी चेंज होने वाला, ये भी चेंज होने वाला, समझो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो पी इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स शहीद हो जाएगा इधर वाले से, एन आर डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स शहीद हो गया, और ये मिल गया, ये रिलेशन मिल गया। तो यहाँ से बताओ डेल्टा वी क्या हुआ, तो यहाँ से डेल्टा वी का वैल्यू हो गया एन आर डेल्टा टी बाई पी। यहाँ से डेल्टा वी का जो वैल्यू मिला हमें वो क्या मिला भाई, तो डेल्टा वी का वैल्यू है एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई पी, एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई पी, ये मिल गया। चलो ये अलग से निकाल लिया हमने सेकंड स्टेप के लिए। अब जो क्वेश्चन कहता था ये वाला, अब जो क्वेश्चन कह रहा था ये वाला, इसका काम करेंगे। तो भाई ठीक है, अब हम लोगों को चाहिए डेल्टा टी, उधर का वैल्यू हमारा डेल्टा वी, और ये डेल्टा वी निकल चुका है, तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट, इन दोनों को इक्वेट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड है उसको इक्वेट करेंगे, तो ये आ गया है डेल्टा पी का वैल्यू v डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू, इधर से जो लिखेंगे तो वो डेल्टा वी है एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई क्या है भाई, p है, ठीक है भाई। तो ये दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से हमें मिल सकता है क्या निकालना, किसके टर्म में निकालना है, डेल्टा टी इज इक्वल टू सी डेल्टा पी। तो डेल्टा टी का वैल्यू निकालो यहाँ से भाई, तो डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो डेल्टा टी का वैल्यू पी से पी कैंसिल हो गया, डेल्टा टी का वैल्यू हो जाएगा, डेल्टा टी का वैल्यू वो हो जाएगा v डिवाइडेड बाई एन आर इंटू डेल्टा पी, v डिवाइडेड बाई एन आर डेल्टा पी, ये मिला, क्लियर है। डेल्टा टी इज इक्वल टू पी कैंसिल हो गया, डेल्टा पी और v डिवाइडेड बाई एन आर, ठीक है। तो यही हो गया ना c, क्वेश्चन में जो कह रहा है ये c, डेल्टा टी का वैल्यू और डेल्टा पी के वैल्यू में, ये डेल्टा टी का वैल्यू है, ये डेल्टा पी का वैल्यू है, और ये है आ गया c का वैल्यू जो आ गया वो आ गया v अपॉन एन आर, v अपॉन एन आर आया है, v अपॉन एन आर आया है भाई। अब v अपॉन एन आर का वैल्यू कैलकुलेट कर लेने हैं, v अपॉन एन आर का वैल्यू, तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है, v नहीं दिया है, तो PV इक्वल टू NRT से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, तो PV इक्वल टू NRT से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम लोग v अपॉन एन आर का वैल्यू चाहिए, तो देखो यहाँ पे मैं लिख के छोटा सा लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, PV इक्वल टू NRT, इनिशियली PV इक्वल टू NRT से हम लोग, देखो ये तो वैल्यू मिल चुका है, पहले वॉल्यूम जो है वैल्यू डालो और नंबर ऑफ मोल डालो, तो यहाँ से बताओ v अपॉन एन आर क्या मिल जाएगा, v अपॉन एन आर इज इक्वल टू, v अपॉन एन आर इज t अपॉन p, v अपॉन एन आर इज t अपॉन p।
तो V अपॉन एन आर इज़ टेम्परेचर अपॉन प्रेशर। टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर कितना था भाई, तो 300 केल्विन था, टेम्परेचर 300 केल्विन था, ठीक है। और प्रेशर कितना था, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, 2 ATM था। तो हम लोग लिख सकते हैं 150 केल्विन पर ATM, 150 केल्विन पर ATM, 150 केल्विन पर ATM। फिर से बता दूं, जो हमारा कंडीशन था पहले उसके अकॉर्डिंगली हमने डेल्टा V निकाला, ठीक है, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे था, निकाल लिया। फिर कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोगों ने किया, वो भी डेल्टा V निकाल लिया। क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों डेल्टा V सेम है, थोड़ा लैंग्वेज को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। दोनों का सेम है। जब हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर को अप्लाई किया, एक्स्ट्रा प्रेशर डेल्टा P, तो जो वॉल्यूम में चेंज हुआ वही वॉल्यूम में चेंज यहाँ हो रहा है जब ये डेल्टा T अप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वो भी हमने निकाल लिया। दोनों डेल्टा V को इक्वेट कर देना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, डेल्टा V का वैल्यू दोनों से हमने निकाला था और दोनों का वैल्यू इक्वेट कर दिया, और इससे हमें डेल्टा P और डेल्टा T में रिलेशन मिल गया। डेल्टा T इज इक्वल टू C टाइम्स डेल्टा P। C का वैल्यू है V अपॉन एन आर। अब V अपॉन एन आर हमें कितना पता कि नंबर ऑफ मोल कितना है, वॉल्यूम कितना है, वो तो दिया ही नहीं था, लेकिन दूसरे पैरामीटर दिए हुए हैं। तो PV इक्वल टू NRT से इनिशियल नंबर, इनिशियल वॉल्यूम और NR का रिलेशन हम लोगों ने लिख लिया। PV इक्वल टू NRT से V अपॉन NR, V अपॉन NR इज नथिंग बट टेम्परेचर अपॉन प्रेशर। V अपॉन NR इज टेम्परेचर अपॉन प्रेशर। V अपॉन NR इज टेम्परेचर अपॉन प्रेशर। तो टेम्परेचर का वैल्यू रख दिया, प्रेशर का वैल्यू 300 केल्विन दिया था, 2 ATM दिया, तो 150 केल्विन पर ATM, 150 केल्विन पर ATM ये वैल्यू मिल गया। क्लियर है यहाँ तक? ये हम लोग को रख देने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई तुम्हारे दिमाग में। अब थोड़ा हलचल मच जाना चाहिए और कॉपी पेन निकालो, फटाफट जल्दी से ट्राई करो, 2 मिनट टाइम है, फटाफट कर लो भाई। रेडी 1 2 3, क्वेश्चन करके हो जाते हो फ्री। चलो भाई, चलो जल्दी देख लिया जाए। ए वर्टिकल क्लोज्ड सिलेंडर, ए वर्टिकल क्लोज सिलेंडर, येलो ले लें, ज़्यादा अच्छा लगता है। ए वर्टिकल क्लोज सिलेंडर इज सेपरेटेड इनटू 2 पार्ट्स। अच्छा, वर्टिकल क्लोज्ड सिलेंडर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। चलो 2 पार्ट हमने कर दिया। 2 पार्ट बाई ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन ऑफ मास m। अच्छा, ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, समझो, इसका मास कितना है, m है, ठीक है, m मास है। एंड ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, थिकनेस को मत काउंट करना भाई, नेग्लिजिबल थिकनेस है। द पिस्टन इज फ्री टू मूव अलोंग, तो स्मूथ समझो कर दिया, मूव कर सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है। इधर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये जिधर से फोर्स ज़्यादा लगेगा उधर मूव करेगा, ठीक है। इसका मास m है, इसलिए रेडीमेड समझ लो कि mg तो लगना ही लगना है इस पर, जब मास है तो mg लगेगा, ठीक है। कैन फ्री टू मूव टू अलोंग द सिलेंडर। द लेंथ ऑफ द सिलेंडर एबव द पिस्टन इज L1, above the piston is L1 and below the piston is L2, below the piston इसका लेंथ है L2, L1 is greater than L2, ठीक है भाई, L1 greater than L2 है। Each part of the cylinder contains n moles of ideal gas, n mole of ideal gas, ठीक है, n mole of ideal gas, ठीक है, एट टेम्परेचर T। अच्छा, इधर का भी टेम्परेचर T, इधर का भी टेम्परेचर T, दोनों का टेम्परेचर T। इफ द पिस्टन इज स्टेशनरी, इट्स मास m विल बी गिवन बाय। अच्छा, स्टेशनरी है तो m मास क्या होगा, m का ही वैल्यू कैलकुलेट करने हैं। m मास क्या होगा भाई, कैलकुलेट करने हैं। चलो भाई कैलकुलेट किया जाए, m मास को कैलकुलेट करने हैं। अच्छा, तो इधर जो कुछ मोल हैं, टेम्परेचर है, तो इधर से कुछ प्रेशर होगा भाई P1, इधर से कुछ प्रेशर होगा P2, P2 वाले से अपवर्ड फोर्स लगेगा, P1 वाले से डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इस पिस्टन की, तो इस पे लगने वाले फोर्स को दिखा सकते हैं। ये पिस्टन है, इस पे वेट फोर्स तो एक mg लगना ही लगना है, और ऊपर वाला जो प्रेशर है तो वो P1 इंटू A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये फोर्स लगेगा डाउनवर्ड में। इधर है P2 तो इधर से P2 इंटू A लगेगा, ये अपवर्ड में, ठीक है भाई। और ये इक्विलिब्रियम में है, इट मीन्स नेट वर्टिकल फोर्स विल बी, ये तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया हम लोगों ने। ये क्या बना लिया, फ्री बॉडी डायग्राम FBD बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इक्विलिब्रियम है पिस्टन का, फॉर
इक्विलिब्रियम ऑफ पिस्टन, पिस्टन का अगर इक्विलिब्रियम में है इट मीन्स जितना अपवर्ड फोर्स है उतना ही डाउनवर्ड फोर्स होगा, क्योंकि नेट वर्टिकल फोर्स क्या होना चाहिए भाई, 0 होना चाहिए। तो जितना अपवर्ड फोर्स उतना ही डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स का वैल्यू कितना है भाई, तो ओनली P2A है, और डाउनवर्ड फोर्स का वैल्यू क्या है, तो P1A भी है और mg भी है। ठीक है भाई, तो अब m का वैल्यू हम लोग निकालना चाहे निकाल लेंगे। पहले तो P2 इंटू A लिखने पड़ेंगे, P2 प्रेशर एट, तो प्रेशर निकालने पड़ेंगे ऊपर वाले पे, तो ऊपर वाले का प्रेशर और नीचे वाले का प्रेशर दोनों का निकालेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ का प्रेशर निकालने के लिए यहाँ पे PV इक्वल टू NRT लिखते हैं, तो P1V1 इज इक्वल टू NRT1, दोनों का नंबर ऑफ मोल तो सेम ही था तो N ही लिखते हैं इसको। टेम्परेचर दोनों का T है तो T ही रहने देते हैं टेम्परेचर, फिर 1 क्यों करना, टेम्परेचर T ही रहने देते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा P1 का वैल्यू कितना भाई, तो NRT डिवाइडेड बाई V1, और V1 का वैल्यू कितना है, तो ये NRT डिवाइडेड बाई V1 का वैल्यू है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, ऊपर था L1, इतना ही वॉल्यूम था। ठीक है, NRT बाई A L1, ये मिल गया हमें क्या, P1 का वैल्यू। क्या मिला भाई, P1 ऊपर वाले प्रेशर का वैल्यू, क्योंकि हमें प्रेशर चाहिए भाई। अब नीचे वाला प्रेशर का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, नीचे वाला प्रेशर का वैल्यू निकालते हैं, तो नीचे वाले में भी फिर हम लोग लिखेंगे PV इक्वल टू NRT से हम लोग निकालना चाहते हैं प्रेशर, तो यहाँ से निकालेंगे तो ये प्रेशर P2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल वही है, R वही है, टेम्परेचर वही है, लेकिन वॉल्यूम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वही है, बट लेंथ इज L2। ठीक है भाई, P2 का वैल्यू ये हो गया। चलो अब हमें चाहिए mg, तो mg इज इक्वल टू P2 माइनस P1A, mg इज इक्वल टू P2 माइनस P1A। तो ठीक है भाई, तो mg इज इक्वल टू P2 का वैल्यू NRT, उसमें भी है इसमें भी है, अपॉन A भी है दोनों में, उसमें भी इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो NRT बाई A ले लिया, P2 यानी कि 1 अपॉन L2 माइनस 1 अपॉन L1, ये आ गया। हमें चाहिए था m का वैल्यू चाहिए था। ठीक है, अच्छा, mg इज इक्वल टू P2 माइनस P1 है, तो mg इज इक्वल टू P2 माइनस P1 इंटू A भी लिखना है, A लिखना है, A से A कैंसिल भी होगा, तो m का वैल्यू जो आएगा, m का वैल्यू A कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू मिल जाएगा NRT, और ये L1 L2 एलसीएम ले लेंगे और ये मिल जाएगा L1 माइनस L2। सो m का वैल्यू मिल गया, और ये डिवाइडेड बाई g करने पड़ेंगे। ये m का वैल्यू निकालना, a तो कैंसिल हो गया लेकिन ये g डिवाइड हो जाएगा और ये वैल्यू मिल जाएगा NRT बाई जी, और L1 माइनस L2 बाई L1 L2 ये मिलेगा। A B, अच्छा CD ऑप्शन ही गायब है, CD ऑप्शन गायब है, तो वैल्यू हमारा ये मिल गया। ये ऑप्शन हमारा C चाहे D में आएगा, ये हो जाएगा NRT बाई जी। देखो N के टर्म में भी है, R के टर्म में भी, G के टर्म में भी है ही है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ऑप्शन यहाँ पे गिवन नहीं है, ये 2 ऑप्शन जो मिसिंग है इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। किया क्या, कुछ नहीं भाई, पहले का P1 निकाला, बाद का इधर P2 निकाला, ऊपर वाले चैम्बर का, ऊपर वाला जो छोटा हाफ पार्ट है समझो उसका निकाला हमने, नीचे वाले चैम्बर का अलग निकाला हमने प्रेशर, और दोनों प्रेशर में डिफरेंस तो होगा ही भाई। तो इधर का प्रेशर P2 माइनस P1 इंटू A, यही हो गया। जो हम लोग को लिखना था मेन इक्वेशन, वो ये था मेन इक्वेशन, तो भाई यही है, यही जान है इसकी, ये लिख लिया तो काम खत्म। यहीं तक फिजिक्स का काम था, बाकी काम है इसका। तो यहाँ से हमने P2 माइनस P1 का वैल्यू रख दिया, बाकी तो कैलकुलेट करने हैं। NRT बाई जी, L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L1 इंटू L2, L1 ज़्यादा था L2 से, तो इसलिए ये हमारा कुछ पॉजिटिव नंबर ऑफ, ये मास ऑफ पिस्टन मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर द PV डायग्राम गिवन फॉर एन आइडियल गैस, PV डायग्राम देखने से आइसोथर्मल जैसा लग रहा है। अच्छा, P इज कॉन्स्टेंट अपॉन V, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन V। ठीक है भाई, P इज इक्वल टू, तो PV इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT से पता लग रहा है कि P इज NRT डिवाइडेड बाई V होता है, और क्वेश्चन में कह रहा है ये कांस्टेंट बाई V है। इसका मतलब कि ये कांस्टेंट हो गया भाई, ऊपर वाला
कांस्टेंट डिवाइडेड बाई वी कह रहे हैं अगर P, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट क्या है भाई, तो वो कांस्टेंट है ये वाला टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर इसका मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर इज कांस्टेंट। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच रिप्रेजेंट टीपी डायग्राम। अच्छा, पीवी डायग्राम से टीपी डायग्राम, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। पीवी डायग्राम से टीपी डायग्राम चाहिए, इसका मतलब अब हम लोग यहाँ प्लॉट करेंगे टी और इधर प्लॉट करेंगे पी। देखो कैसे प्लॉट करेंगे हम लोग। पीवी डायग्राम में देख रहे हैं कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है भाई। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अब जरा एनालिसिस करें हम लोग पीवी इक्वल टू एनआरटी से। पीवी इक्वल टू एनआरटी, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और ऐसे कंडीशन में क्या हुआ है भाई, तो देखो टेम्परेचर को कांस्टेंट रख करके हम लोगों ने ए से 2 गए हैं, 1 से 2 गए हैं, 1 से 2 गए हैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख करके। बहुत बढ़िया, 1 से 2 गए हैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख करके, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रख करके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ तो ऑब्वियसली प्रेशर में डिक्रीमेंट होगा भाई, क्योंकि प्रोडक्ट इज टू रिमेन कांस्टेंट। सो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट, प्रेशर में डिक्रीमेंट, ठीक है। टेम्परेचर है कांस्टेंट तो भाई ठीक है, यहाँ पे मान लो मैं 1 करता हूँ, 1 टेम्परेचर कांस्टेंट रख करके, टेम्परेचर कांस्टेंट रख करके इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। 1 से जाना किधर है वो देखना है, एरो इधर लगाएं, 2 इधर दिखाएं या 2 इधर दिखाएं, 1 तो यहाँ है। अब टेम्परेचर क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, ऐसे ही जाना पड़ेगा तभी तो कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर। वैल्यू अगर 5 है, 5 केल्विन है तो 5 केल्विन ही रहेगा, अगर 500 केल्विन तो 500 केल्विन मीन्स ऐसा ही होगा टेम्परेचर कांस्टेंट। अब ये देखो कि प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा तो उधर जाएगा, प्रेशर में डिक्रीमेंट होगा तो इधर। तो वहाँ देखो क्या हुआ है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम लोगों ने 1 से 2 जाने पे प्रेशर में डिक्रीमेंट हुआ है, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ है। तो वॉल्यूम तो यहाँ दिखेगा नहीं, प्रेशर दिखेगा, तो प्रेशर डिक्रीमेंट हो रहा है भाई। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर डिक्रीमेंट, ये क्या है भाई, तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में डिक्रीमेंट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में डिक्रीमेंट, प्रेशर में डिक्रीमेंट मतलब ऐसे चलना पड़ेगा तभी ना प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये ऐसे चलना पड़ेगा, इसलिए 2 कहाँ होगा, इधर होगा, 2 हमारा इधर होगा। ये हुआ 1 से 2 पे जाने का पाथ। कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके प्रेशर में डिक्रीमेंट हुआ है, प्रेशर में डिक्रीमेंट हुआ है, ये काम करने पड़ेंगे। इसलिए 1 नंबर यहाँ है और 2 नंबर इधर है। कांस्टेंट टेम्परेचर 1 नंबर, 2 नंबर इधर, ऐसे दिखाएंगे ये एरो, 1 नंबर 2 नंबर इधर है, 1 से 2 उधर नहीं। ये भी कांस्टेंट टेम्परेचर वाला था, ये भी कांस्टेंट टेम्परेचर वाला था, लेकिन 1 जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो राइट वर्ड नहीं जाएगा, वो किधर जाएगा, लेफ्ट वर्ड जाएगा, क्योंकि प्रेशर में डिक्रीमेंट है। देखो प्रेशर में डिक्रीमेंट हुआ है, इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 से 2 लेफ्ट वर्ड जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो भाई जल्दी से इसको ट्राई किया जाए। रेडी 1 2 3, ट्राई करो जल्दी से, फटाफट हो जाओ फ्री, जल्दी भाई जल्दी जल्दी ट्राई करो। रेडी 1 2 3, ट्राई करके हो जाते हो फ्री। 2020 का क्वेश्चन है ये। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ है 4 क्यूबिक सेंटीमीटर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of a perfect monoatomic gas at some temperature T and pressure of 2 centimeter of mercury। प्रेशर है 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, टेम्परेचर है T, प्रेशर इज 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, इज क्लोज टू। अच्छा क्लोज टू क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। इज क्लोज टू व्हाट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए वॉल्यूम ऑफ 4 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ ए परफेक्ट मोनोटोमिक गैस, मोनोटोमिक गैस है भाई, ठीक है, मोनोटोमिक गैस है, एट टेम्परेचर T एंड प्रेशर ऑफ 2 इज क्लोज टू। मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, अच्छा मीन काइनेटिक एनर्जी भी दिया हुआ है, तो मीन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मीन काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टू T। तो ये जो दिया हुआ है मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T, जो T टेम्परेचर है इसका, वो दिया हुआ वैल्यू 4 × 10⁻⁻14 अर्ग, अर्ग ही तो चक्कर है, अच्छा अर्ग चक्कर लगा दिया, CGS में काम हो रहा है। G का वैल्यू, तो G का वैल्यू तो भाई 980 होता है, 9.8 के बदले में 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक है भाई, डी भी हो गया, जी भी वैल्यू हो गया। डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यों क्यूबिक सेंटीमीटर को दे दिया भाई, ऐसा ही दे देता, इससे अच्छा कोई बात नहीं, हम लोगों को तो एसआई में ही कैलकुलेट करना चाहिए। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसी में भी कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, टेम्परेचर वॉल्यूम, तो इसको कैसे निकालेंगे? पीवी इक्वल टू एनआरटी से तो निकाल ही सकते हैं कम से कम। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, ये होता है यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, ये तो होता है। तो दिस विल बी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो n का वैल्यू हो जाएगा पीवी अपॉन आर टी। n का वैल्यू क्या हो गया? पीवी अपॉन आर टी। इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा वो एवोगाड्रो नंबर, और ये हो गया प्रेशर, वॉल्यूम, आर एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो n का वैल्यू हो गया, एवोगाड्रो नंबर जो होता है हमारा कितना भाई? 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है भाई। प्रेशर का वैल्यू चाहिए। प्रेशर कितना दिया था? प्रेशर का वैल्यू 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, सब सेंटीमीटर में अगर कर रहे हैं तो देखो भाई, एसआई में अगर हम लोग बात करें, चलो एसआई का ही बात सारा एसआई में कर लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं होगा, कन्फ्यूजन भी खोपड़ी में नहीं रहेगा। तो 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है तो कोई बात नहीं है। 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर क्या लिखेंगे? प्रेशर जब भी आए और बोला जाएगा 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, तो भाई एसआई में क्या लिखोगे बोलो ज़रा? तो इसको लिखोगे रो जी एच, रो मरकरी का जी एच। 76 सेंटीमीटर मरकरी होता है 1 एटीएम, तो वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 सेंटीमीटर का रो तो पहले लिखेंगे 13.6 इंटू 10⁻3। एसआई में यही वैल्यू होता है, सीजीएस में हमारा ये है ना रिलेटिव डेंसिटी, तो इसको केजी में लिखेंगे इंटू 10⁻3। रो हो गया, जी हो गया, 10 ले लेते हैं 9.81 के बदले में, और एच का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर मीन्स 2 इंटू 10⁻2 मीटर। ये मिल गया हमें वैल्यू। तो कितना वैल्यू हो गया भाई? तो 13.6 इंटू 10, तो 136 इंटू 10 क्यों करना? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा कितना भाई? तो 27.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, बताओ भाई 10 रेज़ टू द पावर 4 और ये -2 है, तो 10⁻2 यही हो गया। तो 2720 ये है एसआई में, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है प्रेशर। चलो तो छोड़ो, और यहाँ पे काम हम लोग करेंगे 2720 एसआई में। तो एवोगाड्रो नंबर, प्रेशर, वॉल्यूम कितना था? 4 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 4 क्यूबिक सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा एसआई में, क्यूबिक मीटर में हो जाएगा ना भाई। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर क्यूब। भाई इतना तो पता होना चाहिए ये सब। 4 और सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 10⁻2 मीटर, इसी को क्यूब कर रहे हैं भाई, वही कर रहे हैं। तो 4 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। तो ये लिख दिया, P लिख दिया, V लिख दिया। R का वैल्यू 8.3 होता है। और टेम्परेचर केल्विन में दिया ही होगा। अच्छा नहीं दिया है, टेम्परेचर नहीं दिया है, टेम्परेचर के बदले में ये दिया है मीन काइनेटिक एनर्जी 3/2। ये है 3/2 के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू T, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग चाहें तो टेम्परेचर का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो टेम्परेचर का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एवोगाड्रो नंबर करते हैं तो R आता है, मीन्स इसको लिख सकते हैं 3/2 इंटू R। एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, इधर भी एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस विल बी इक्वल टू, पता है ना भाई, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एवोगाड्रो नंबर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एवोगाड्रो नंबर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो हमने क्या किया? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? तो एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 10⁻⁻14, और अर्ग है तो 10⁻7 जूल, क्योंकि 1 जूल होता है 10⁻7 अर्ग, याद होगा।
इसलिए 1 अर्ग को हमने 10⁻⁷ जूल लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक? 3/2 RT इज इक्वल टू ये ऐसा ही में लिख दिया। तो टेम्परेचर का वैल्यू हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं। टेम्परेचर का वैल्यू हो जाएगा 2/3 R, 2/3 और R, और बाकी तो है ही एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई 4 × 10⁻⁻21। ये है टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को यहाँ लिखने पड़ेंगे भाई। थोड़ा कि आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो आगे बढ़े हम लोग जल्दी से, इसको ट्राई करके फटाफट इसका बताओ भाई आंसर क्या होगा। जल्दी से देखो, नाइट्रोजन गैस एट 300 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, तो टेम्परेचर तो हो गया 300 + 273, दैट इज़ कितना हो गया 573 केल्विन। ये नाइट्रोजन गैस लिया है, N2 गैस लिया है भाई। टेम्परेचर पे द टेम्परेचर इन केल्विन एट विच द RMS स्पीड ऑफ H2 मॉलिक्यूल वुड बी इक्वल टू RMS स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अच्छा, वो टेम्परेचर बताने हैं जिस टेम्परेचर पे RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वुड बी इक्वल टू द RMS स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। और मोलर मास जो होता है, मोलर मास नाइट्रोजन का 28 ग्राम, सबको पता है। RMS स्पीड की बात हो रही, जहाँ RMS स्पीड की बात हुई तो √3 RT डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट होता है। निकालना है कि उस टेम्परेचर पे भाई यहाँ पे दो गैस हैं, एक नाइट्रोजन है और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन गैस है। दोनों डायटोमिक हैं, दोनों ही डायटोमिक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। 3 RT अपॉन मोलिकुलर वेट, डायटोमिक से हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल। तो ये है क्या क्या सेम है इसमें, ये जरा देखा जाए। टेम्परेचर तो अलग अलग लेने हैं, R सेम है, 3 सेम रहेगा दोनों में, मोलिकुलर वेट टेम्परेचर अपॉन मोलिकुलर वेट। तो RMS स्पीड किसका, दोनों का RMS स्पीड सेम ही रखने हैं। अच्छा, तो सेम RMS स्पीड रखने हैं, तो सेम RMS स्पीड रखने हैं, तो इसका मतलब √ ये हो जाएगा 3RT डिवाइडेड बाई ये किसका भाई, तो यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, मान लो नाइट्रोजन का लिख रहे हैं तो 28 लिखेंगे नाइट्रोजन के लिए। दिस वुड बी इक्वल टू, हमें चाहिए कौन सा टेम्परेचर भाई, तो द टेम्परेचर एट विच द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन। तो ये टेम्परेचर है किसका भाई, तो नाइट्रोजन वाले का है। तो 3R2 टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन वाला डिवाइडेड बाई ये क्या होगा इसका भाई, तो H2 का, तो N2 का 28 होता है, 28 ग्राम मोलर मास। और हमारा H2 का क्या होगा भाई, तो H2 का क्या होगा, तो H2 का होता है 2 ग्राम मोलर मास जो होता है, ये है। तो इसके बेसिस पे हम लोग अब निकाल सकते हैं। 3 3 कैंसिल, रूट बेकार, इसलिए टेम्परेचर ऑफ N2 डिवाइडेड बाई 28 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2। 3 रूट से सब बेकार हो गया। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टेम्परेचर ऑफ H2 जो होगा हमारा वो 2, और ये हो गया अपॉन 14, और ये टेम्परेचर कितना है भाई इसका, तो टेम्परेचर N2 का जो था वो था 573 अपॉन 14, 573 अपॉन 14। 41 केल्विन, क्योंकि ये केल्विन में था। तो टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन शुड बी अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 41 केल्विन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 41 केल्विन, ठीक है, 41 केल्विन होगा वो। तो क्लियर है यहाँ तक बात, ये दोनों हमने इक्वेट किया, RMS स्पीड को इक्वेट कर दिया भाई। चाहते तो 3 पहले ही करके हम लोग डायरेक्टली समझ सकते थे कि अच्छा दोनों का टेम्परेचर और मोलर वेट, मोलर मास जरूर सेम होना चाहिए, इसलिए ऐसा हम लोग लिख सकते थे यहीं से कि टेम्परेचर किसका भाई, तो नाइट्रोजन का डिवाइडेड बाई 28 शुड बी इक्वल टू टेम्परेचर किसका, हाइड्रोजन का डिवाइडेड बाई 2। तो यहीं से हम लोग डायरेक्ट कंक्लूजन भी निकाल सकते थे, वैसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। चलो क्लियर है यहाँ तक, तो आ गया 41 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, जल्दी से हम लोग ट्राई कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, बहुत बढ़िया भाई, चलो जल्दी से सॉल्व कर लिया जाए इसको, जल्दी से सॉल्व करो मेरे भाइयों एवं बहनों, जल्दी से सॉल्व कर लो। बच्चों एंड बच्चियों जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी जल्दी जल्दी। सॉल्व करने से मतलब रखना है फॉर ए गिवन गैस एट 1 ATM, फॉर ए गिवन गैस एट 1 ATM दिया हुआ है भाई, एक ATM ले लिया, ATM पैसा निकालने वाला नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इज,
गैस मॉलिक्यूल RMS स्पीड VRMS इज 200 मीटर पर सेकेंड एट 27 डिग्री सेल्सियस, 127 डिग्री सेल्सियस एट टेम्परेचर कितना हो गया 400 केल्विन हो गया। 127 डिग्री सेल्सियस मीन्स 400 केल्विन, क्योंकि 273 ऐड करोगे। एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 227 द RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी। अच्छा, अब टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं भाई? तो अब टेम्परेचर हो गया हमारा T2, और टेम्परेचर T2 कितना है भाई? तो ये है 227 डिग्री से 227 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया इसमें 273 ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा 500 केल्विन। अच्छा, 500 केल्विन हो गया, 500 केल्विन। द RMS स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल क्या होगा? और प्रेशर का वैल्यू भी हम लोगों ने क्या कर दिया? 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया है। कितना होगा RMS स्पीड भाई मेरे? तो RMS स्पीड को फॉर्मूला अगर रिकॉल करें तो √3RT डिवाइडेड बाई मोलर मास यानी मोलिकुलर वेट होता है। इसको प्रेशर से कोई लेना देना नहीं होता है, टेम्परेचर पे है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है भाई। तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी है, इसको प्रेशर से मतलब नहीं है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? तो न्यू RMS स्पीड विल बी इक्वल टू न्यू 3 वही होता है, न्यू R वही होता है न्यू टेम्परेचर 500 केल्विन, 500 केल्विन डिवाइडेड बाई मोलर वेट। तो मोलर वेट भाई गैस तो वही है, ऑफ द गैस मॉलिक्यूल तो वो मॉलिक्यूल वही है भाई, तो मोलर वेट भी वही है। ये हमें चाहिए, और ये वाला गिवन है। ये पहले कितना था भाई? तो ये था 200 मीटर पर सेकेंड। ये क्या था? 200 मीटर पर सेकेंड। ये RMS स्पीड का वैल्यू ये वाला दिया हुआ है पहले का, ठीक है भाई। लेकिन ये टेम्परेचर जो था वो 400 केल्विन था। ये टेम्परेचर क्या था? 400, मतलब जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि 3R इंटू टेम्परेचर 400 और डिवाइडेड बाई मोलर मास, ये दिया हुआ है हमारा 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, तो अब ये वाला हमें चाहिए, हमें तो ये वाला चाहिए। कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे इसको? तो इसके फॉर्मेट में लिख देते हैं ना, क्योंकि ये वैल्यू हमें गिवन है, बाकी सब तो वही है। तो क्या करें भाई? तो इसको हम लोग क्या करते हैं? 3R रहने देते हैं। हमें चाहिए 400, तो इसमें 400 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं भाई। 400 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 400, मतलब 400 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया भाई, और कुछ नहीं। अब ये वाले को पकड़ लेंगे 3R 400 ये, और ये मिल जाएगा तुम्हें कितना भाई? तो 400 और 500 0 कैंसिल हो गया, 5/4 √5/4, √5/4 ये मिला तुम्हें। और बाकी जो मिला वो था वो जिसकी हमें तलाश थी, 3R इंटू 400 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट, क्योंकि ये तो हमें वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वो 200 है। तो √5 डिवाइडेड बाई √4 होता है 2, और ये वाला था कितना वैल्यू दिया हुआ? तो भाई 200 वैल्यू दिया हुआ है, 200 मीटर पर सेकेंड ये है RMS स्पीड पहले वाला। तो ये क्या हो जाएगा? 100√5 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा आंसर। 100√5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा आंसर। क्लियर है यहाँ तक बात? तो 100√5 वाले में टिक लगा देंगे और मस्त आगे बढ़ जाएंगे। चलो भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो बच्चों, जल्दी से सॉल्व करो, देखने में परेशानी। चलो अब काम कर लो, अच्छे से आराम से कर लो। ए परफेक्ट गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस मीन्स टेम्परेचर इज 300 केल्विन। परफेक्ट गैस है भाई, आइडियल गैस है, इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर सो एज टू डबल इट्स वॉल्यूम। अच्छा भाई, प्रेशर को कांस्टेंट किया सो एज टू डबल द वॉल्यूम, ठीक है। तो PV इज इक्वल टू nRT है, कांस्टेंट प्रेशर रख करके हमने डबल किया है वॉल्यूम को। तो प्रेशर है कांस्टेंट, प्रेशर क्या है भाई? कांस्टेंट, और वॉल्यूम को क्या कर दिया? डबल। वॉल्यूम को अगर डबल करेंगे तो इसका मतलब टेम्परेचर भी डबल होगा, क्योंकि प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे भाई, ये कांस्टेंट, ये तो रहता ही है कांस्टेंट, ये तो बाई बर्थ ही कांस्टेंट है समझो। तो वॉल्यूम अगर डबल किया तो टेम्परेचर भी डबल हुआ। इट मीन्स V' इज इक्वल टू 2V एंड T' इज इक्वल टू 2T, यानी कि T' हो गया 600 केल्विन, पहले था 300 केल्विन। परफेक्ट गैस 27 डिग्री सेल्सियस हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर सो एज टू डबल इट्स वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर पे डबल कर दिया वॉल्यूम। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी क्लोज टू। अच्छा भाई, फाइनल टेम्परेचर तो हमने तो डबल किया, तो वॉल्यूम को जब डबल किया एट कांस्टेंट प्रेशर, निकल तो गया हमारा पहले ही
एट कांस्टेंट प्रेशर से जब डबल किया हमने वॉल्यूम को तो मिल तो गया हमें कि टेम्परेचर भी डबल हो गया, टेम्परेचर 600 केल्विन हो गया, पहले हमारा 300 केल्विन था। लेकिन डिग्री सेल्सियस में बताना है तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा भाई, तो डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा 600 माइनस 273 दैट इज 327। इसी में 273 ऐड करोगे तो मिल जाएगा हमें, तो 327 डिग्री सेल्सियस विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें 600 में 273 सब्ट्रैक्ट करो, ये मिल जाएगा हमें 327 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये वाला है केल्विन में, ये वाला है डिग्री सेल्सियस में, तो इस तरह से मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। यस, ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके बाबू, ओके 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 बाबू, चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ए क्लोज वेसल, जल्दी पढ़ लो भाई और जल्दी कर लो, जल्दी पढ़ के जल्दी काम करो। A closed vessel contains 0.1 mole of monatomic gas. 0.1 mole of monatomic gas, 0.1 मोल कैसा है भाई, मोनोटॉमिक है, मोनोटॉमिक गैस है। चलो बहुत अच्छे। एट 200 केल्विन, तो टेम्परेचर भाई 200 केल्विन में दे दिया, तो कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं। इफ 0.05 मोल ऑफ सेम गैस, अच्छा अब ये सेम गैस का 0.05 मोल N2 0.05 मोल ले लिया। एट 400 केल्विन इज एडेड टू इट। अच्छा, इफ 0.05 मोल ऑफ सेम गैस एट 400 केल्विन इज एडेड टू इट, ऐड कर दिया उसमें, देन द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर विल बी। अच्छा, मतलब पहले क्लोज्ड वेसल था, आप समझ गए हो, आप तो समझ ही गए हो, आपको तो पढ़ने का पॉज लगा करके पढ़ लिया होगा। इसमें पहले से हमारा एक गैस था, एक गैस पहले से था जो कि इस टेम्परेचर पे और इतना नंबर ऑफ मोल था, और अब ये वाला सेकंड गैस इसमें इंसर्ट कर दिया। ठीक है भाई, सेकंड गैस इसमें अब इंसर्ट कर दिया। चलो नेक्स्ट गैस इंसर्ट, तो अब कह रहा है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा, मीन्स अब जो हमारा फाइनल टेम्परेचर T0 वो क्या होगा। फिर से पढ़ दे रहा हूँ को, क्लोज्ड वेसल है, पैक किया हुआ वेसल है, 0.1 मोल पहले ये था हमारा मोनोटॉमिक गैस का, ये मोनोटॉमिक था, ये गैस आइडियल गैस रख दिया। ये 0.05 मोल ऑफ द सेम गैस, गैस वही है, 400 केल्विन पे लाए और उसको ऐड कर दिया, तो फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा। चलो इसको ऐड कर दिया तो फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है भाई, फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर अब क्या होगा, गैस तो दोनों सेम ही थे, ऐड कर दिए गए, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो भाई फाइनल नंबर ऑफ मोल जो होगा कम से कम वो हमारा N1 प्लस N2 हो जाएगा। पहले N1 मोल था, अब N2 मोल हो, दोनों सम हो गए भाई। टेम्परेचर हमारा मान लो T0 है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो भाई इसमें गैस इंसर्ट कर दिया हमने, जो एक्सचेंज करेगा आपस में कोलिजन करके के और एक्सचेंज करके फाइनली इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे आ जाएगा। वॉल्यूम हमारा सेम है, नंबर ऑफ मोल ऐड हो जाएंगे। इंटरनल एनर्जी जो पहले था वो इंटरनल एनर्जी आया और वो पूरे का इंटरनल एनर्जी बन गया। मतलब इंटरनल एनर्जी जो है हमारा, मान लो पहले था U1 इंटरनल एनर्जी, दूसरा जो आया U2 इंटरनल एनर्जी निकाल के, तो फाइनली जो है हमारा इंटरनल एनर्जी ये बनेगा, जो कि सबका सामी तो होना है। ये कुछ 100 जूल लाया, 200 जूल लाया, दोनों ऐड हो गए, 300 जूल तो है इसमें कंटेंट है। फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर चाहिए, तो ठीक है भाई, इसका हम लोग ज़रूर कंजर्वेशन कर सकते हैं, क्योंकि लॉस कुछ भी नहीं हो रहा है, इंटरनल एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो रहा है, आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। पूरे सिस्टम एज ए होल का अगर बोले तो इंटरनल एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो रहा। तो पहले वाला कितना लेके आया, तो ये N1D/2R N2D/2R into T2 इज इक्वल टू N इंटू D/2R, तो D तो हमारा वही है, तो N इंटू D/2R और T0, ये इंटरनल एनर्जी फाइनली है। तो बस इससे हम लोग क्या करेंगे, D/2R तो बेकार ही है, D/2R ये तो सबके लिए है सब। तो N1T1 प्लस N2T2 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 इंटू T0।
इंटू टी नॉट, ऐसा हो जाएगा भाई। बिल्कुल ठीक है। तो टी नॉट का वैल्यू मिल जाएगा हमें N1 T1, तो N1 बोलो कितना है 0.01, 0.01 नहीं 0.1, तो 0.1 इंटू T1 था 200 प्लस N2 है 0.05 और T2 है 400 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 है 0.1, तो 0.15 N1 प्लस N2, N1 प्लस N2, ठीक है, ये रख दिया। सो टी नोट का वैल्यू मिल जाएगा हमें, कितना मिल जाएगा भाई, तो ये 200 मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 200, यानी कि कितना मिल गया, तो 20 मिल गया भाई, ये 20 मिल गया, प्लस ये हो गया कितना भाई, तो ये हो गया हमारा 400 है, तो ये हो गया 4 इंटू 5, यानी कि ये भी हो गया 20, ये भी 20 ये भी, और ये 0.15, 40 डिवाइडेड बाई 0.15, इसका मीनिंग क्या हो गया 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15, बस। Heat Q is supplied to a diatomic gas of rigid molecule at constant volume. Its temperature increases by delta T. The heat required to produce the same change in temperature at constant pressure. Constant pressure पे कितना होगा भाई, तो Q सप्लाई किया है डायटोमिक रिजिड गैस को एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब NCV डेल्टा T, ये है ना टेम्परेचर में चेंज करने के लिए Q अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने दिया एट कांस्टेंट प्रेशर। डायटोमिक गैस है, Q अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया है, रिजिड मॉलिक्यूल एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इस टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय डेल्टा T। अब हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब अब जो चाहिए हीट रिक्वायर्ड उसको कांस्टेंट प्रेशर पे चाहिए फॉर सेम चेंज इन टेम्परेचर, ये वाला और ये वाला सेम ही रखने हैं। तो भाई यही हो गया। तो Q डैश का वैल्यू कितना होगा भाई, तो Q डैश का वैल्यू यहाँ पे Cp का वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। तो डायटोमिक गैस है तो Cp और Cv हम लोग ऐसा समझ सकते हैं Q डैश अपॉन Q रेशियो ही ले लो भाई, क्योंकि Cp और Cv ये सब तो पता ही होता है डायटोमिक, तो Q डैश अपॉन Q लें तो सीधा हो जाएगा Cp अपॉन Cv, क्योंकि N वही डेल्टा T वही कैंसिल हो जाएगा, Cp अपॉन Cv मिल जाएगा। और Cp अपॉन Cv डायटोमिक के लिए क्या होता है भाई, तो डायटोमिक के लिए 7/5 होता है, याद होगा। अरे भाई गामा का वैल्यू Cp अपॉन Cv होता है, जो कि याद होगा D+2 डिवाइडेड बाई D होता है, क्योंकि Cp का वैल्यू होता है D+2 डिवाइडेड बाई 2R और Cv का वैल्यू होता है D/2R, इसलिए R/2 कैंसिल हो गया, D+2 डिवाइडेड बाई D, ये मिलता है गामा का वैल्यू। इसलिए जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो तो रखो ही डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 2 और बढ़ा दो, तो यही काम किया, डायटोमिक गैस था इसलिए ये मिला। तो यहाँ से Q डैश का वैल्यू मिल जाएगा Q इंटू 7/5, तो बस Q इंटू 7/5 मिल जाएगा। तो Q इंटू 7/5 ऐसा टिक कर देंगे, ये हमें कांस्टेंट प्रेशर पे रिक्वायर्ड होगा अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं। चलो नेक्स्ट देखें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, चलो इसको जल्दी से सॉल्व किया जाए, जल्दी से सॉल्व किया जाए। रेडी 1 2 3 सॉल्व करके हो जाते हैं जल्दी जल्दी फ्री। ए गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 5 मोल ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर T। अच्छा भाई एक मिक्सचर ऑफ गैस है, क्या है भाई, मिक्सचर ऑफ गैस है हमारा, इस कंटेनर में रखा है, क्या क्या है इसमें 3 मोल ऑक्सीजन और प्लस 5 मोल ऑफ आर्गन, तो 5 मोल ऑफ आर्गन गैस है, ठीक है भाई। तो ये डायटोमिक है, ये बेचारा मोनोटोमिक है। कंसिडरिंग ओनली ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, मतलब कोई वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं लेने हैं, ऐसे भी नहीं लेते हैं जल्दी जब तक इंडिकेट ना किया जाए। तो कंसिडरिंग ओनली ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोड ऑफ एनर्जी पोजीशन, मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं लेने हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल कॉरस्पॉन्डिंग, जो कि हमारा ये डायटोमिक है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, ये मोनोटोमिक है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अच्छा टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चाहिए, तो टोटल इंटरनल एनर्जी फर्स्ट गैस का और सेकंड गैस का ऐड कर दोगे तो मिल जाएगा। फर्स्ट गैस का कितना होगा भाई, तो इसका हो जाएगा, देखो इंटरनल एनर्जी तो होता है ND/2RT, यही होता है। तो N है हमारा 3 मोल फर्स्ट वाले गैस का, N D/2 तो 5/2 इंटू R
इंटू टी, टी कितना भाई, तो टी के टर्म में ही चाहिए तो टी लिखा, प्लस दूसरा गैस का n ये है 5 है, d/2 इसका है 3, तो 3/2r इंटू टी, ये मिल गया। कितना वैल्यू मिल गया भाई, 15/2RT, 15RT/2 प्लस ये भी है 15RT/2, इट मीन्स दोनों ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा, 15RT। तो इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू 15RT, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। इंटरनल एनर्जी ही टोटल हमें निकालना था, दोनों का इंटरनल एनर्जी निकाल लिया। कोई वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं काउंट करते हैं, इसमें भी नहीं है वाइब्रेशनल, इसमें भी नहीं है वाइब्रेशनल भाई। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखो, इसको ट्राई किया जाए। रेडी 1 2 3, ट्राई करके फटाफट हो जाओ फ्री। फिगर shows the variation of temperature delta T with amount of heat supplied Q in isobaric process। अच्छा आइसोबारिक प्रोसेस, तो आइसोबारिक प्रोसेस में तो ये होता है भाई, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि ये टेम्परेचर और Q, टेम्परेचर और Q में ये रिलेशन है। अच्छा Q और टेम्परेचर में ये रिलेशन है, तो ये तो NCP इंटू डेल्टा T है, तो इसका तो ग्राफ ये है, इस तरह से हो जाएगा। Q इधर दिखा रहे हो और डेल्टा T इधर दिखा रहे हो, तो इसका मतलब ये स्लोप NCP है। तो इसका जो स्लोप है, स्लोप जो कि tan थीटा है वो कितना है भाई, तो n इंटू CP है, ठीक है। ये तो इतना ही आइसोबारिक प्रोसेस करस्पॉन्डिंग टू मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैस। द इनिशियल स्टेट ऑफ ऑल गैसेस आर सेम एंड स्केल फॉर द टू कॉन्साइड्स। इनिशियली जो है वो सबका सेम है, तो यहाँ पे देख रहे हो भाई स्लोप हमारा ये है। इग्नोरिंग द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, लाइन A, B एंड C रिस्पेक्टिवली रिस्पॉन्ड टू। अच्छा तो स्लोप ही हमारा NCP है, तो जिसका ज़्यादा NCP होगा उसका ज़्यादा स्लोप होगा। तो हमारा कैसा कैसा है भाई, मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है और पॉली एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक है, ठीक है। मोनोटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। और इसका लाइन ABC है, तो बताना है कॉरस्पॉन्डिंग टू A किसका है, B किसका है, C किसका है, ये बताने हैं, ठीक है भाई। क्लियर है? A वाले का स्लोप ज़्यादा है, तो स्लोप ज़्यादा मतलब जिसका CP ज़्यादा। CP क्या होता है भाई, किसी के लिए भी CP क्या होता है, तो D+2/2R। तो देख रहे हो कि ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ज़्यादा होगा CP। नंबर ऑफ मोल सेम है क्योंकि इनिशियली सबका सेम ही था, तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल सबका सेम लेने हैं, अलग अलग का तो कोई हिंट है ही नहीं। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल सेम है, तो CP का वैल्यू देखने हैं। तो जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा उसका हमारा CP वैल्यू ज़्यादा, उसका स्लोप भी ज़्यादा। तो स्लोप किसका ज़्यादा है भाई, तो देखो भाई यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका ज़्यादा होगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटॉमिक का होता है 5, मोनोटॉमिक का होता है 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम की ये बात है। और पॉलीएटॉमिक का क्या होता है, तो पॉलीएटॉमिक का 6 होता है। पॉलीएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है भाई, तो इसका पॉलीएटॉमिक का तो 6 होता है, तो पॉलीएटॉमिक का है 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सबसे ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका हुआ, पॉलीएटॉमिक का हुआ। सबसे ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉलीएटॉमिक का 6 है, तो सबसे ज़्यादा स्लोप भी किसका होना चाहिए, पॉलीएटॉमिक का होना चाहिए। सबसे ज़्यादा स्लोप इसका है, इसका मतलब ये पॉलीएटॉमिक है। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसका, यानी कि CP का वैल्यू। इसके बाद डायटॉमिक, सबसे ज़्यादा पॉलीएटॉमिक, फिर डायटॉमिक, फिर मोनोटॉमिक। तो ये वाला है, A वाला है ज़्यादा स्लोप वाला पॉलीएटॉमिक, ये है डायटॉमिक और ये है मोनोटॉमिक। तो A B C का हो गया पॉलीएटॉमिक, डायटॉमिक एंड मोनोटॉमिक, ठीक है। पॉलीएटॉमिक ये A है, ये B है, ये C है। तो A B C का रिस्पेक्टिवली हो गया पॉलीएटॉमिक, डायटॉमिक एंड मोनोटॉमिक, दैट इज C। ऑप्शन C हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन P D एंड M, दैट इज पॉलीएटॉमिक। A का पॉलीएटॉमिक, B है डायटॉमिक और M है, C है मोनोटॉमिक। क्योंकि जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना ज़्यादा स्लोप, उतना ज़्यादा CP। डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होने से CP ज़्यादा है और CP ज़्यादा होने से स्लोप ज़्यादा है। क्लियर है यहाँ तक? उससे हमारा स्लोप ज़्यादा है। तो चलो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखा जाए। ए क्लोज वेसल एक्सप्लोड्स एट 15 atm प्रेशर इफ टेम्परेचर ऑफ द वेसल इज 300 Kelvin
एट 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन फाइंड एट व्हाट टेम्परेचर द वेसल विल एक्सप्लोड। कितने प्रेशर पे एक्सप्लोड होगा ये हमें निकालने हैं। कितने, फाइंड एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे एक्सप्लोड होगा, जबकि दिया हुआ कि 15 ATM पे ये एक्सप्लोड करता है, जबकि पहले ये 10 ATM पे है, उस समय टेम्परेचर 300 केल्विन था। इट मीन्स हम लोग ज़रा इसको देखें तो कब हमारा प्रेशर, पहले का प्रेशर है हमारा 10 ATM, ठीक है, और टेम्परेचर है 300 केल्विन। अब हमें रिक्वायर्ड है कि जब प्रेशर हमारा क्या हो जाए 15 ATM हो जाए तो हमारा टेम्परेचर कितना होगा वो हमें निकालने हैं, जबकि ये क्लोज वेसल है। इट मीन्स वॉल्यूम विल बी फिक्स्ड, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, इट मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट है क्योंकि क्लोज वेसल है भाई, उसका हम लोग देख रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं और इतना प्रेशर जब आ जाएगा तो एक्सप्लोड हो जाएगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो PV इक्वल टू nRT से हम लोग बात करेंगे भाई। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 है ये, ठीक है भाई। तो हमें T2 का वैल्यू चाहिए अगर, तो T2 का वैल्यू हो जाएगा कितना, तो T2 का वैल्यू हो जाएगा P2 डिवाइडेड बाई P1 इंटू T1। P2 कितना भाई, तो 15 ATM, P1 कितना, तो 10 ATM कैंसिल हो गया समझो, और टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन था पहले, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये 3/2 यानी कि कितना हो गया 3/2, तो 150 इंटू 3 दैट इज़ 450 केल्विन। तो 450 केल्विन पे ये एक्सप्लोड करेगा, क्योंकि 450 केल्विन पे इसका प्रेशर क्या हो जाएगा 15 ATM हो जाएगा और इस तरह से ये एक्सप्लोड कर जाएगा। तो 450 केल्विन विल बी द एक्सप्लोडिंग टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे ये एक्सप्लोड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करो। आइडियल गैस हैज प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। आइडियल गैस का, ठीक है भाई। इफ M इज द मास ऑफ ईच मोलिक्यूल एंड K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देन द डेंसिटी ऑफ द गैस इज, ठीक है भाई। जो दिया है कम से कम वैसे वैसे इक्वेशन लिखेंगे तो काम बन जाएगा। प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है, M इज द मास, तो बताना है डेंसिटी, देन डेंसिटी ऑफ द गैस इज, डेंसिटी निकालना है। तो PV इज इक्वल टू nRT है, डेंसिटी निकालना चाहते हैं, PV इक्वल टू nRT है, यहाँ से हम लोग निकालना चाहते हैं। तो डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो ये नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल को हम लोग लिख सकते हैं इफ़ M इज़ द मास ऑफ ईच मोलिक्यूल। अच्छा, नंबर ऑफ मोल को हम लोग लिखेंगे पूरा मास, नंबर ऑफ मोल लिखना चाहते हैं तो मास के टर्म में अगर लिखें तो मास डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट, इसको बोलेंगे हम लोग नंबर ऑफ मोल। मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट, मोलर मास इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल इंटू R इंटू टी। डेंसिटी चाहिए हमें, तो हमें तो चाहिए मास अपॉन वॉल्यूम, इसलिए मैंने मास के टर्म में लिखा। अगर हमें डेंसिटी निकालने हैं तो वॉल्यूम को उधर ले जाएं तो P इज इक्वल टू हो जाएगा मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, और ये RT डिवाइडेड बाई मोलर मास मीन्स मोलिकुलर वेट, ये हो गया प्रेशर। सो डेंसिटी, तो प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी, ये इसको बोला डेंसिटी, और ये हो गया RT डिवाइडेड बाई मोलर मास यानी मोलिकुलर वेट। तो डेंसिटी चाहिए था ना मैं, तो डेंसिटी का वैल्यू क्या मिला, तो डेंसिटी का वैल्यू मिला P इंटू मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई R इंटू टी। लेकिन हमें R के टर्म में नहीं, हमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में लिखा हुआ है। तो P प्रेशर इंटू मोलिकुलर वेट को लिख सकते हैं एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K, और इसको लिख सकते हैं एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अच्छा, मोलिकुलर वेट को हम लोग लिखेंगे एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई एक मोलिकुल का मास, एक मोलिकुल का मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, एवोगाड्रो नंबर इंटू 1 मोलिकुल का मास, क्योंकि मोलर मास होता है एक मोलिकुल का मास मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मोलिकुल्स इन 1 मोल। ये तो मोलर मास का मतलब होता है एक मोल का मास, तो एक मोलिकुल का मास मल्टीप्लाइड बाई एक मोल में जितने भी नंबर ऑफ मोलिकुल्स हैं। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, R को एवोगाड्रो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिखते हैं, और टेम्परेचर तो T है ही, एवोगाड्रो नंबर कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा P इंटू मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाई K इंटू टी। K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो ये हो गया डेंसिटी। डेंसिटी हो गया PM डिवाइडेड बाई KT, PM डिवाइडेड बाई KT। डेंसिटी हम लोगों ने निकाला यहाँ से, क्योंकि नंबर ऑफ मोल में हमारा मास डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट है,
नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास डिवाइडेड बाई 1 मोल का मास, उतना ही नंबर ऑफ मोल है गैस का। और उस हिसाब से हम लोगों ने डेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। और हमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में लिखना था, मोलर मास के टर्म में लिखना था, इसलिए हम लोगों ने मोलिकुलर वेट को ऐसे लिख दिया। और ये तो तुम्हें याद ही है, एवोगाड्रो नंबर होता है, ये एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है हमारा, वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, उसका यूज़ कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया तुम्हारे स्क्रीन पे। चलो भाई, इसको पॉज लगा करके ट्राई कर लो भाई। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ एन आइडियल गैस इज एज शोन। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। डेंसिटी ऑफ द गैस एट पॉइंट ए इज रो नॉट। डेंसिटी ऑफ एट पॉइंट बी क्या होगा? यहाँ पे डेंसिटी ये है, बी पॉइंट पे डेंसिटी क्या होगा? प्रेशर और टेम्परेचर में ये ग्राफ है। ठीक है भाई, प्रेशर ये पी नॉट, ये टेम्परेचर टी नॉट। तो हम लोग पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी से हम लोग फिर वही काम करेंगे। देखो, पी वी इज़ इक्वल टू ये हो गया मास डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोलिकुलर वेट, ये लिखेंगे नंबर ऑफ मोल हो गया आर इंटू टी। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं P इज़ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी हो जाएगा डेंसिटी, मास इंटू वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम हो गया डेंसिटी। और डेंसिटी डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट को लिखेंगे एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई 1 मोलिकुल का मास, और R लिखेंगे एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू ये हो गया T। एवोगाड्रो नंबर भी कैंसिल हो गया और डेंसिटी का वैल्यू मिल गया हमें PM जो आया था लास्ट क्वेश्चन में, PM डिवाइडेड बाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू T। तो पहले डेंसिटी था रो नॉट था ना पहले डेंसिटी, हाँ भाई रो नॉट था ए पॉइंट पे। तो रो नॉट का जो वैल्यू था 1 अपॉन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और आइडियल गैस है उसी गैस का तो M तो भाई फिक्स्ड ही है, उसका M फिक्स्ड है। उस समय प्रेशर था P नॉट और टेम्परेचर था T नॉट। ये था भाई रो नॉट का वैल्यू, रो नॉट डेंसिटी, ये है P, प्रेशर और रो में डिफरेंस समझना भाई, ये है हमारा रो नॉट। दूसरे स्टेज बी पे ये ए की बात हो गई, ये कहाँ की बात हो गई भाई? जब ये आ गया तो एट ए, एट ये हो गया। अब एट बी हम लोग लिख रहे हैं, रिलेशन ये हमें मिल चुका है, एट बी लिखना चाहते हैं। तो एट बी पॉइंट पे हमारा डेंसिटी जो है वो रोडैस मान लो हो गया, रोडैस निकालना चाहते हैं, रोडैस का वैल्यू। तो रोडैस का वैल्यू क्या होगा भाई? तो प्रेशर हो गया अब कितना? तो प्रेशर हो गया है 3P नॉट, प्रेशर हो गया है 3P नॉट। M मास ऑफ द 1 मॉलिक्यूल वो तो वही रहेगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी वही रहेगा। और टेम्परेचर क्या हो चुका है भाई? तो टेम्परेचर 2T नॉट हो चुका है, 2T नॉट हो चुका है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब 3/2 और बाकी तो P नॉट और M डिवाइडेड बाई KB इंटू T नॉट, ये तो है ही। तो ये वाला वैल्यू तो M इंटू प्रेशर और KB T नॉट, इसका वैल्यू तो रो नॉट है, रो नॉट है ये। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या आया? तो 3/2 इंटू रो नॉट आया। रो डैश इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स रो नॉट। तो बस इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? 3/2 इंटू रो नॉट। चलो बहुत अच्छा। काम क्या करना था भाई? जो दिया हुआ था उस हिसाब से काम करना है। यहाँ का डेंसिटी तो भाई यहाँ प्रेशर टेम्परेचर अलग है, उसके हिसाब से डेंसिटी अलग होगा। डेंसिटी निकालने के लिए ये है हम लोगों का तरीका, PV = nRT। इसी में मास छुपा हुआ, मास अपॉन वॉल्यूम करेंगे, मिल जाएगा हमें डेंसिटी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई। चलो जल्दी से इसको सॉल्व किया जाए। द डेंसिटी वर्सेस प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ आइडियल गैस इज एज शोन एट 2 टेम्परेचर। अच्छा, प्रेशर वर्सेस डेंसिटी, तो अभी हम लोगों ने जो लिखा था प्रेशर PV इज इक्वल टू nRT, और इससे हमें मिला था यही n है मास डिवाइडेड बाई वही मोलर वेट, मोलर मास इंटू RT, और ये वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, मास अपॉन वॉल्यूम तो मिला था डेंसिटी। तो ये हो गया डेंसिटी और ये R और ये T और ये मोलिकुलर वेट एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई 1 मोलिकुल का मास, और इससे हमें मिला डेंसिटी का वैल्यू कितना भाई? तो PM डिवाइडेड बाई R को लिखेंगे एवोगाड्रो नंबर कैंसिल हो जाएगा, और K इंटू T बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू T। ये तो था डेंसिटी। चलो मैं तो लिख दिया ऐसे, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है? द डेंसिटी वर्सेस प्रेशर। तो डेंसिटी वर्सेस प्रेशर यही तो है। ऑफ ए गिवन मास ऑफ आइडियल गैस इज एज शोन इन फिगर एट 2 टेम्परेचर। तो डेंसिटी
और प्रेशर की बात करें अगर हम लोग, डेंसिटी इधर है, प्रेशर इधर है, तो डेंसिटी वाई एक्सिस पे है और प्रेशर इधर, तो m अपॉन के बी इंटू टी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी इंटू ये प्रेशर, ये है ना भाई, ये है y इज इक्वल टू एम एक्स फॉर्म, स्लोप है ये m अपॉन के बी इंटू टी एट टू टेम्परेचर T1 एंड T2, देन द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। तो देखो भाई स्लोप तो ये है, ग्राफ हमारा इसी दोनों का दिया हुआ है, रो और प्रेशर का, तो जिसका ज़्यादा स्लोप उसका कम टेम्परेचर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, देख रहे हो यहाँ पे। तो स्लोप का वैल्यू जो है यहाँ पे जो स्लोप आया, स्लोप ऑफ दिस रो पी कर्व, स्लोप ऑफ रो पी कर्व जो है वो है दिस इज इक्वल टू m अपॉन के बी इंटू एम, तो फिक्स्ड है, के बी इंटू टी मीन्स क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है। तो ज़्यादा स्लोप कम टेम्परेचर, ज़्यादा स्लोप कम टेम्परेचर, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा स्लोप होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही कम स्लोप हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा स्लोप है तो इसका मतलब कम टेम्परेचर, तो T1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा स्लोप ज़्यादा है, मीन्स स्लोप corresponding to T1 is more than slope corresponding to T2, इसलिए T1 will be less than T2। slope corresponding to T1 is more than slope corresponding to T2, इसलिए T1 will be less than T2, तो T1 will be less than T2 वाला ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भैया, ओहो नेक्स्ट क्वेश्चन तो वही है, ठीक है आगे बढ़े। इफ़ द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, इफ आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सर्टेन टेम्परेचर इज सी, देन द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट द सेम टेम्परेचर। अच्छा भाई, वी आरएमएस, जहाँ आरएमएस की बात आई पॉज लगाया, अपना फॉर्मूला अप्लाई किया होगा, तो पॉज लगाना है। हाइड्रोजन गैस के लिए आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सर्टेन टेम्परेचर इज सी, तो हाइड्रोजन गैस के लिए तो भाई ये 3RT डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये इसका वैल्यू दिया हुआ है C, सर्टेन टेम्परेचर पे C दिया हुआ है, तो आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन गैस एट द सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे ऑक्सीजन गैस का क्या होगा, तो वी आरएमएस ऑक्सीजन गैस के लिए निकालना चाहते हैं। किसके लिए भाई, ऑक्सीजन गैस के लिए, हाइड्रोजन के लिए ये था, तो ऑक्सीजन के लिए निकालना चाहते हैं। तो क्या है भाई, तो यहाँ 3RT, टी वी वही है, तो मोलिकुलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, अंडर रूट, तो दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मोलिकुलर वेट, ऐसा पकड़ लेते हैं, ये हमारा रिजल्ट है। तो वी आरएमएस फॉर ऑक्सीजन गैस डिवाइडेड बाई वी आरएमएस फॉर हाइड्रोजन गैस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन वाले का इधर 32 लिखेंगे और हाइड्रोजन वाले का इधर 2 लिखेंगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑक्सीजन का न्यूमरेटर में रखा है तो इधर डिनोमिनेटर में रखो, तो वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो अंडर रूट 1/16, दैट इज क्या मिला, तो 1/4 मिला। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन वाले का आरएमएस स्पीड क्या हो गया, 1/4 ऑफ आरएमएस स्पीड फॉर हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन वाले का C था, हाइड्रोजन वाले का C था, तो ये क्या हो जाएगा, तो C/4 हो जाएगा। मीन्स आरएमएस स्पीड फॉर ऑक्सीजन गैस विल बी C/4, तो C/4 पे हम लोग टिक लगाएंगे, C/4 पे ही टिक लगाने पड़ेंगे। क्लियर है, तो डायरेक्टली देखो भाई, इन्वर्सली जब T सेम रखने हैं, R सेम है, तो मोलिकुलर वेट का ही तो कमाल है, तो रेशियो हम लोग ने लिया और काम किया। ठीक है भाई, बिल्कुल बढ़िया काम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से इसको ट्राई करो। रेडी, 1 2 3, सॉल्व करके हो जाते हैं फ्री। अच्छा चलो भाई देख लिया जाए। द एवरेज एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑफ सैंपल हाइड्रोजन एट 300 केल्विन इज दिस, एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो एवरेज एनर्जी जो होता है मीन्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वही हम लोग लेते हैं 3/2 kT होता है पर मॉलिक्यूल। एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस सैंपल इज 3 एट दिस इज दिस मच, एवरेज एनर्जी हमारा ये है। देन द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू एट 600 केल्विन क्या होगा, अरे भाई ये 300 केल्विन पे जो था वो ये था, तो 600 केल्विन पे यही तो डबल हुआ है, बाकी तो कोई चीज़ चेंज नहीं हुआ है। एनर्जी तो हमारा यही होता है 3/2 kT, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब इसको डबल कर दिया, 600 केल्विन कर दिया, मीन्स डबल कर दिया, तो ये भी डबल हो जाएगा, एनर्जी भी डबल हो जाएगा। तो इसका डबल कर दो भाई, एनर्जी हमारा डबल ऑफ प्रीवियस एनर्जी हो जाएगा। तो डबल कर देंगे तो 6.21 को डबल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 12.42 इंटू 10⁻⁻21
जूल, जो भी है वैल्यू। तो ये 12.42 इंटू 10⁻21 ये मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 12.42 बिल्कुल डबल कर देने क्योंकि टेम्परेचर डबल हो गया, बाकी सब सेम है। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग भाई, आगे बढ़ें। 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज मिक्स्ड 2 मोल of oxygen is mixed with 8 mole of helium, then the effective specific heat of the mixture at constant volume. Effective specific heat of the mixture at constant volume. तो constant volume पे निकालना है मिक्सचर का। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि क्या होगा, तो भाई मिक्सचर में N1 मोल है किसी एक गैस का, दूसरे गैस का, तो भाई उन सबको एनर्जी देना पड़ेगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। और जितने भी नंबर ऑफ मोल हैं, मान लो 2 गैस है तो N1 और N2 और डेल्टा टी ये करने पड़ते हैं। तो जितने भी गैस हैं वो क्या करेंगे भाई, तो N1 CV1 डेल्टा टी चाहिए एनर्जी, और इसको N2 CV2 इंटू डेल्टा टी चाहिए एनर्जी, डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 इंटू डेल्टा टी करते हैं। डेल्टा टी तो कैंसिल हो जाता है और मिलता क्या है भाई, तो N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, यही होता है। तो ये मिल जाएगा हमें CV किसका, मिक्सचर का। तो बस इस पे हम लोग क्या काम करेंगे भाई, तो कॉन्सेप्ट तो यही है। अब इसका हम लोग यूज़ कर लेंगे भाई। तो CV मिक्सचर का निकालना था, तो CV मिक्सचर का हम लोग बोलो भाई N1 कितना है, तो 2 मोल लिया है ऑक्सीजन का, लिया है। तो ऑक्सीजन का CV कितना होगा भाई, तो CV जो होता है वो D/2R होता है। तो ऑक्सीजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, तो 5/2R लिखेंगे इसका। ठीक है, N1 CV1 प्लस N2 8 मोल किसका, हीलियम का। तो हीलियम मोनोटॉमिक है तो 3/2R D/2R ये हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 तो क्या हो जाएगा, 2 + 8 10। तो ये कितना हो गया भाई, 2 कैंसिल हो गया, 5R प्लस ये हो गया 4 3 12R डिवाइडेड बाई 10, 17R डिवाइडेड बाई 10, 1.7R। तो 1.7R इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला हम लोगों ने अभी ऑब्टेन भी कर दिया और हमें जो निकालना था वो निकाल लिया। ठीक है, N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 ऐसे करके हम लोगों ने निकाल लिया। किसका भाई, तो CV मिक्सचर का निकाल लिया। CV मिक्सचर का हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, चलो जल्दी से इसको हम लोग ट्राई कर लें। ए गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर T, नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, टोटल इंटरनल एनर्जी तो ये तो निकाल सकते हैं इजीली। टोटल इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, तो मिक्सचर में हमारा जितना भी है, 2 गैस हैं 3 गैस हैं, जो भी हैं सबके इंटरनल एनर्जी को ऐड करने पड़ेंगे। 2 मोल है तो भाई इंटरनल एनर्जी क्या होता है, तो इंटरनल एनर्जी होता है ND/2RT, यही होता है। तो N है 2 मोल पहले गैस का, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, D/2 तो इसका जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका क्या है, तो 5 है। तो ND/2R, टेम्परेचर कितना है भाई, एट टेम्परेचर T, तो T ही रहने देंगे, प्लस दूसरा वाला जो है वो आर्गन है 4 मोल, तो 4, और आर्गन है तो ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2RT, ये लिखेंगे। T के टर्म में ही आएगा, 2 कैंसिल हो गया, 5RT और प्लस ये हो गया 6RT, इसलिए वैल्यू कितना आ गया, तो 11RT। ठीक है भाई, 11RT वाला ऑप्शन पे करेक्ट करेंगे। तो इंटरनल एनर्जी निकालना था, तो इसमें कोई खास परेशानी होएगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ नियन, देन द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो इस बार कांस्टेंट प्रेशर पे निकालना है, तो CP मिक्सचर निकालना है, तो वैसा ही रिलेशन N1 CP1 प्लस क्या लिखेंगे, N2 CP2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, याद होगा, डिराइव भी किए थे।
ठीक है भाई, तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट वाला 3 मोल हाइड्रोजन है, तो 3, और हाइड्रोजन का हमारा Cp कितना होता है भाई, Cp चाहिए कांस्टेंट प्रेशर पे, तो Cp का वैल्यू होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2R, ये होता है Cp। Cv होता है हमारा d बाई 2R। ये सब तो भाई याद रखने पड़ेंगे टिप्स पे। तो यहाँ पे 3 हो गया, और हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस का होगा 5/2R होता है, ये इधर 7/2R होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/2R प्लस N2 1 मोल है किसका, नियन का, मोनोटॉमिक है, तो उसका C कितना होगा, उसका Cp कितना होगा, तो मोनोटॉमिक का 3 + 2 यानी कि 5/2R, तो 5/2R लिखेंगे डिवाइडेड बाई 3 मोल ये और 1 मोल ये, 4 से डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। वैल्यू कितना आ जाएगा भाई बताओ, तो ये आ जाएगा 21/2R प्लस 5/2R डिवाइडेड बाई 4, ये मिला, यानी कि 26 डिवाइडेड बाई 2R, दैट इज 13R/4। मतलब 13/4R है, 13/4 ही R लिखा है, वही लिख देंगे 13/4R। ठीक है, 13/4R। तो ये आंसर टिक कर देंगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखो भाई, द मोलर हीट कैपेसिटी, एक बार पॉज जरूर लगाओ और देखो। द मोलर हीट ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम आर डिनोटेड बाय Cp एंड Cv। इफ गामा इज इक्वल Cp बाय Cv, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, देन Cv इज इक्वल टू अच्छा, Cp/Cv होता है गामा, गामा के टर्म में निकालने हैं Cv। ठीक है, Cv चाहिए, Cp नहीं चाहिए हमें, गामा चाहिए। Cp को लिख सकते हैं, देखो भाई, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है, तो Cp को लिख सकते हैं R प्लस, हमें निकालना है Cv का वैल्यू, Cv का वैल्यू निकालते हैं। Cv का वैल्यू, तो 2 रिलेशन है तुम्हारे पास, एक ये है और एक ये है, हमें चाहिए Cv, Cp नहीं चाहिए। तो ठीक है, एक में से हम लोग को Cp रिप्लेस करने पड़ेंगे, चाहे इससे रिप्लेस करो चाहे इससे रिप्लेस करो, कोई तो काम करने पड़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, Cp को रिप्लेस करते हैं हम लोग, मान लो गामा इंटू Cv लिख सकते हैं, गामा इंटू Cv लिख सकते हैं। तो ठीक है भाई, यहाँ से ये है, तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 वाले में इक्वेशन लिखेंगे, तो Cp यानी कि गामा Cv माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो ये क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1 इंटू Cv इज इक्वल टू R। सो Cv इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1, तो R अपॉन गामा माइनस 1 यही हो जाएगा हमारा Cv। Cv का वैल्यू मिल गया। ठीक है, इक्वेशन 1 रखा था हम लोगों ने, इसकी ज़रूरत नहीं है। इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 था, यहाँ से हमने निकाल दिया इसको और इसको हमने पुट कर दिया। फ्रॉम 1 इसमें हम लोगों ने पुट किया, पुटिंग Cp इज इक्वल टू गामा टाइम्स Cv, और निकाल लिया। क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जल्दी से इसको ट्राई कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। चलो बहुत बढ़िया। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट NTP फ्रॉम T1 टू T2। कितना एनर्जी देना पड़ेगा टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट NTP फ्रॉम T1 टू T2। तो 1 ग्राम ऑफ हीलियम टेम्परेचर बढ़ाना है, T1 टू T2 करना है, कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा भाई। टेम्परेचर बढ़ाना है मीन्स इंटरनल एनर्जी बढ़ाना है, U1 इंटरनल एनर्जी से U2 एनर्जी पे ले जाना है, तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर के लिए कितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी U2 माइनस U1, क्योंकि पहले हमारा U1 था उसको U2 कर दिया, तो क्या हो जाएगा भाई, तो ND/2R T2 और ND/2R T1, यही तो होता है इंटरनल एनर्जी में चेंज। तो इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, आगे बढ़ा सकते हैं। तो कॉमन लें तो क्या लेंगे, ND/2R कॉमन ले लेंगे, तो ND/2R कॉमन ले लिया और ये हो गया T2 माइनस T1। अब ND/2R है
यहाँ पे हमारा कुछ और है, ये सब n के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ मोल है ये। यहाँ एवोगाड्रो नंबर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में करने हैं बात। तो ठीक है भाई, एवोगाड्रो नंबर एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ मोल और कैपिटल N हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर ही तो है ना, एवोगाड्रो नंबर, चलो क्वेश्चन में नहीं लिखा है ना एवोगाड्रो नंबर Na है कि क्या है, ND/2 कौन सा हीलियम गैस है ना, कौन सा गैस है, रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम। हीलियम है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हम लिख ही सकते हैं, हीलियम मोनोएटॉमिक होता है और मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। ठीक है भाई, तो N3/2 R को लिख सकते हैं एवोगाड्रो नंबर इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बाकी तो यहाँ T2 माइनस T1 तो है ही। अब ये देखने हैं इससे क्या काम बनेगा, 3/2 और ये Na नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और Kb, 3/2 नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल को लिखेंगे 3/2, नंबर ऑफ मोल को लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैपिटल N से रिप्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर इंटू एवोगाड्रो नंबर, ऐसा लिख सकते हैं T2 माइनस T1। ये अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो ये कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा हमें 3/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू Kb इंटू T2 माइनस T1, ये मिल गया। मीन्स 3/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और Kb इंटू T2 माइनस T1, ये मिल गया हमें एनर्जी रिक्वायर्ड। क्वेश्चन में क्लियरिटी रहना चाहिए, ये है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नॉट एवोगाड्रो नंबर, एक टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सब में Na दिया हुआ, तो ये Na क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये एवोगाड्रो नंबर नहीं है, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, इसलिए तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये हम लोगों ने पुट किया यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, तभी तो पता लगेगा कितने नंबर ऑफ मोल हैं। ठीक है, तो ये जरा ध्यान देने हैं, 3/2 N इंटू Kb इंटू T2 माइनस T1, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बट ये Na क्या है, टोटल नंबर ऑफ हीलियम गैस मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ हीलियम गैस मॉलिक्यूल्स। क्लियर है यहाँ तक? और इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का या बोर्ड लेवल का, जो भी नेट लेवल का, जेई का, सब आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। अब कम से कम खोपड़ी तो काम करना शुरू करेगा, सोचना शुरू करेगा।